अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके बेपनाह इसरार पर हम आपके लिए स्पेन उंदलस की कहानी लेकर आए हैं, क्योंकि आफताब की रोशनी में हम उन सितारों को भूल जाते हैं जो रात की तारीकी में भटकने वाले काफिलों को मंजिल की राह दिखाते हैं। हर कौम की फतुहात किसी रजले अजीम के साथ मंसूब की जाती हैं और मौर्रिख का कलम हमेशा उन गुमनाम सिपाहियों का तज़किरा करने से कासिर रहता है जिनके खून की रोशनाई से तारीख के नए नए उन्वान लिखे जाते हैं। हर कौम अपनी अजमत के ताजमहल को किसी शाहजहां के ख्वाब की ताबीर समझती है, लेकिन हर ताजमहल की अजमत उन खामोश मेमारों की मरहून एहसान है जिनका पसीना पत्थर को मोती की चमक और फूल की रानाई अता करता है। ये सीरीज उंदलुस की तारीख का वो बाब है जो एक कौम के गुमनाम रजाकारों के खून और पसीने से लिखा गया है। यूसुफ बिन ताशिफीन एक आफताब था जो उंदलुस के मुसलमानों के लिए आज़ादी और मसर्रत की सुबह का पैगाम लेकर आया था, लेकिन उसकी नमूद उन गुमनाम मुजाहिदीन के कुर्बानियों का सिला थी जिन्होंने आलाम व मसाइब की तारीक रातों में उम्मीद की कंदीलें बुलंद की थीं। अब्दुल मुनइम और उसके बेटे। साद अहमद ठहरो, एक कवि हैकल आदमी ने, जिसके साथ एक कमसिन लड़का सुस्त रफ्तार से चल रहा था, अपने आगे जाने वाले दो लड़कों को आवाज दी। साद और अहमद एक छोटे से खड्ड को उबूर करने के बाद एक बाग की शिकस्ता चारदीवारी के करीब पहुंच चुके थे। वो मुड़कर अपने साथी की तरफ देखने लगे। कवि हैकल आदमी, जिसकी उम्र कोई 40 साल के लगभग मालूम होती थी, उनके करीब पहुंचकर बोला, हसन बहुत थक गया है। एक लड़के ने, जो उम्र में दूसरे लड़कों से बड़ा मालूम होता था, जवाब दिया, अलमास चचा, हम मदीना तो ज़हरा से होकर जाएंगे। फिर वो हसन की तरफ मुतवज्जे होकर बोला, हसन तुम थक गए हो? हसन ने जवाब दिए बगैर अपनी कमान जमीन पर फेंक दी और गले से तरकश उतारते हुए मुंह बिसोर कर एक पत्थर पर बैठ गया। कवि हैकल आदमी उसके करीब एक दरख्त के तने के साथ टेक लगाकर बैठ गया और टांगे दराज करते हुए बोला, देखो भाई, तुम भी थोड़ी देर यहाँ सस्ता लो, फिर जोहर की नमाज पढ़कर सीधे घर चलेंगे। तुम भी थक गए चचा? साद ने मुस्कुराते हुए सवाल किया। वाह भाई, मैं भी कोई बच्चा हूं कि तुम्हारे साथ 8-10 मील चलकर थक जाऊं? अहमद ने हंसते हुए कहा, देखा आखी, हम खा 2 मील ही चलें, लेकिन चचा अलमास हमेशा यही कहता है कि हम 10 मील तय कर चुके हैं। हसन ने कदरे बिगड़ कर कहा, चचा अलमास ठीक कहता है, हम 10 मील से भी ज्यादा चले हैं। अहमद ने कहा, हसन, मैंने नहीं कहा था कि तुम थक जाओगे, इसलिए घर पर ही रहो। तुम्हारी वजह से हम ज्यादा दूर ना जा सके, वरना शिकार जरूर मिलता। जी वाह, खुद तो पहाड़ी पर नहीं चढ़ सके और कहते हैं कि मेरी वजह से शिकार नहीं मिला। साद ने कहा, अच्छा हसन, ये बताओ, अब यहाँ से सीधे घर चलें या अज़्ज़हरा की सैर का शौक है? हसन ने मासूमाना अंदाज में जवाब दिया, वहां किसी दिन घोड़ों पर सवार होकर जाएंगे। अब अगर वहां गए तो घर पहुंचने में देर हो जाएगी। अहमद ने कहा, कुल 1 मील का फर्क पड़ेगा। उस बाग से आगे नदी है और नदी के पार मदीना तो ज़हरा के महल शुरू हो जाते हैं। अच्छा चलो। हसन ने बादल नाखास्ता उठकर अपनी कमान और तरकश संभालते हुए कहा। चचा अलमास, जो अब ऊँग रहा था, बोला, हसन, इनकी बातों में ना आओ, ये तुम्हें शाम तक वहां फिराते रहेंगे। वहां कोई नई चीज तो है नहीं जो तुमने नहीं देखी। हसन ने चचा अलमास की मुदाखलत को गनीमत समझा और दोबारा उसी पत्थर पर बैठ गया। हसन की उम्र 7 साल थी और वो अपने भाइयों के साथ शिकार के लिए आया था। अहमद उससे 3 साल और साद 5 साल बड़ा था। अलमास उनका नौकर था और वो उसे चचा अलमास पुकारा करते थे। चचा का लफ्ज अलमास के साथ इस कदर मौजू मालूम होता था कि पड़ोस के छोटे बड़े सब उसे चचा अलमास ही कहते थे। चंद लम्हे ये तीनों भाई इधर उधर की बातें करते रहे। अचानक अहमद ने अलमास की तरफ इशारा किया। वो गहरी नींद में खर्राटे ले रहा था। साद ने कहा, चलो पहले ये बाग देखते हैं। हसन ने पत्थर से उतरकर जमीन पर लेटते हुए कहा, तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा तुम यहीं ठहरो, हम अभी आ जाएंगे। आओ अहमद। साद और अहमद बाग में दाखिल हुए। शिकस्ता चारदीवारी से आगे एक और चारदीवारी थी जिसके अंदर पुरानी वजह के मकानात नजर आते थे। थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें नहर के पार लड़कों का शोर और कहकहे सुनाई दिए। वो अचानक रुक कर एक दूसरे को देखने लगे। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। आइंदा आने वाली इक़्साद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया।
साद ने एक लम्हा सोचने के बाद कहा, ये अज़हरा के लड़के होंगे, चलो देखते हैं वो यहाँ क्या कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद वो दूसरे बाग के दरवाजे में खड़े अंदर झांक रहे थे। उस बाग की हालत पहले बाग की बनिस्बत अच्छी थी। सेब के दरख्त फल से लदे हुए थे। एक सिरे पर एक वसी महल था जिसका बेशतर हिस्सा पैबंदे जमीन हो चुका था। बाकी हिस्से की शिकस्ता छतें और टूटे हुए दरवाजे जाहिर कर रहे थे कि ये मकान एक मुद्दत से गैर आबाद है। बाग में एक तालाब था जिसके दरमियान संगे मरमर की बारादरी थी। चारों तरफ से सुर्ख पत्थर की सिलें उस नदी तक पहुंचने के लिए पुलों का काम देती थी। बारादरी के एक कोने में कोई 2 बालिश्त ऊंचा संगे मरमर का एक छोटा सा चबूतरा था। कोई 15 लड़के इस बारादरी में जमा होकर शोर मचा रहे थे। ये सब सेब के घने दरख्तों की तरफ देखकर कहकहे लगा रहे थे। थोड़ी देर में एक लड़का जिसके हाथ में एक असा था नमूदार हुआ और उसने तालाब के किनारे पहुंचकर बुलंद आवाज में कहा, बादशाह मुअज्जम तशरीफ ला रहे हैं। साद ने हंसते हुए कहा, अहमद, ये बादशाह और रियाया का खेल खेल रहे हैं, बेवकूफ कहेंगे। अहमद ने संजीदा होकर कहा। दरख्तों के झुंड से एक और लड़का नमूदार हुआ जिसके सर पर बालिश्त भर टोपी थी। लड़कों ने उसे देखकर कहकह लगाया, लेकिन जब वो बारादरी के पास पहुंचा तो सब उठकर खड़े हो गए। टोपी वाला लड़का चबूतरे पर बैठ गया और सब नीचे फर्श पर बैठ गए। बाज लड़के अभी तक हंस रहे थे, लेकिन टोपी वाले ने ताली बजाई और वो खामोश हो गए। इसके बाद दरबार की कार्रवाई शुरू हुई। लड़के ने उठकर एक टूटी फूटी नज्म पढ़ी। उसने अभी नज्म खत्म नहीं की थी कि बाग का माली सेबों की एक टोकरी उठाए तालाब के किनारे पहुंचकर बुलंद आवाज में बोला, मैं सेब ले आया हूं। महफिल में एक बार फिर थोड़ी देर के लिए कहकहे गूंजते रहे और बादशाह को इस बार फिर ताली बजाना पड़ी। माली जवाब न पाकर आगे बढ़ा और उसने सेब की टोकरी बादशाह के करीब चबूतरे पर रख दी। बादशाह ने गुस्से में आकर कहा, अब अगर कोई हंसा तो दरबार बर्खास्त कर दूंगा। लड़के फिर संजीदा हो गए। मुशायरा फिर शुरू हुआ। कोई अपना और कोई कुर्तबा का मशहूर व मारूफ शुआरा का कलाम सुना रहा था और नकली बादशाह हर शायर को 2-2 सेब दे रहा था। साद और अहमद तालाब के किनारे पहुंच चुके थे। लड़कों में से किसी ने उन्हें देख लिया। थोड़ी देर में तमाम लड़के उनकी तरफ मुतवज्जे हो गए। किसी ने कहा, अरे ये कौन है? दूसरे ने हंसते हुए जवाब दिया, ये पहाड़ी डाकू हैं और हमारे बादशाह पर हमला करने के लिए आए हैं। नकली बादशाह ने हुक्म दिया, इन डाकुओं के तरकश और कमाने छीन लो और इन्हें गिरफ्तार कर लो। एक लड़का जो इस ड्रामे में सिपा सालार का पाठ कर रहा था उठकर बोला, आलीजा, अगर इन्होंने तीर चला दिए तो वो तो बिल्कुल जंगली मालूम होते हैं। एक और लड़का उठकर बोला, हमारा सिपा सालार बुजदिल है, इसलिए आप खुद इनका मुकाबला करें, वरना रियाया कहेगी कि बादशाह भी बुजदिल है। नकली बादशाह सोच में पड़ गया। साद और अहमद के कानों तक उन लड़कों की गुफ्तगू के चंद अल्फाज पहुंच चुके थे। अहमद ने आहिस्ता से कहा, अखी चलो वापस चलें, तुम इनसे डरते हो? साद ने बिगड़ कर कहा। अहमद ने जरा तल्ख होकर जवाब दिया, कौन कहता है कि मैं इनसे डरता हूं? आओ फिर। साद ने आगे बढ़ते हुए कहा। अहमद अपने भाई के साथ आगे बढ़ा और वो तालाब की मेंढ पर बैठकर बेपरवाही से नकली बादशाह और उसके साथियों की तरफ देखने लगे। नकली बादशाह दबी जबान में बाकी लड़कों से कहा, आओ हम चुपके से उनके गिर्द घेरा डाल लेते हैं, फिर मैं उनके साथ बातें करूंगा और तुम उनकी कमानें छीन लेना। थोड़ी देर में तमाम लड़के बारादरी से निकलकर साद और अहमद के गिर्द जमा हो गए। नकली बादशाह वैसे भी अपनी उम्र और मोटापे के बायस इस गिरोह का लीडर मालूम होता था। तुम कहां से आए हो? उसने साद और अहमद के करीब पहुंचकर सवाल किया। हम कुर्तबा से आए हैं, साद ने इत्मीनान से जवाब दिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम तुम्हारा तमाशा देख रहे थे। उन लड़कों में से साद का एक हम उम्र जिसके सर पर मखमल की सुर्ख टोपी थी कदम आगे बढ़ाकर बोला, तुम हमारे साथ खेलोगे? साद ने जवाब दिया, नहीं, हमें तुम्हारा खेल पसंद नहीं। क्यों? उसने सवाल किया। तुम शायरों और बादशाहों की नकल करते हो। तुम शायर नहीं हो? नहीं, मुझे शायरी से नफरत है। क्यों? शायरी एक सिपाही को आराम तलब और बुजदिल बना देती है। नकली बादशाह ने कहा। ये कौन कहता है? मेरे अब्बा जान कहा करते हैं। फिर तुम्हारा अब्बा कोई जंगली होगा। साद का चेहरा तिमतिमा उठा, ताहम उसने गुस्सा जब्त करते हुए कहा, किसी के बाप के मुतालिक ऐसे अल्फाज कहना बुजदिल और कमीने लड़कों का काम है। अब नकली बादशाह अपने साथियों की तरफ देख रहा था, लेकिन वो हमले के लिए तैयार नहीं थे।
सुर्ख टोपी वाले लड़के ने इस मरहले पर मुदाखलत करते हुए कहा, तुम्हें कौन सा खेल पसंद है? साद ने जवाब दिया, हमें शहसवारी, नेजाबाजी, तीरंदाजी और तेगजनी पसंद है। अब अहमद की बारी थी। वो बोला, हम दरख्तों पर भी चढ़ सकते हैं और तैरना भी जानते हैं, तुम इस दरख्त पर भी चढ़ सकते हो? एक लड़के ने सवाल किया। अहमद ने असबात में सर हिला दिया। सुर्ख टोपी वाले लड़के ने साद की तरफ मुतवज्जे होकर सवाल किया, तुम पढ़ना भी जानते हो? क्यों नहीं? साद ने जवाब दिया। नकली बादशाह ने सवाल किया, कौन कौन सी किताबें पढ़ी हैं तुमने? इसके जवाब में साद ने दीनियात, तारीख और रियाजी की चंद किताबों के नाम सुना दिए। इस पर अपने साथियों को मरऊब होता देखकर नकली बादशाह ने कहा, तुम झूठ बोलते हो। साद उठ खड़ा हुआ और बोला, अगर तुमने फिर मुझे झूठा कहा तो मैं तुम्हें पीटूंगा। नकली बादशाह चिल्लाया, इन्हें पकड़ लो। दो लड़कों ने अचानक हमला करके अहमद के हाथ से कमान छीन ली। तीन लड़कों ने साद पर झपटने की कोशिश की, लेकिन वो अचानक जस्त लगाकर एक तरफ हट गया। बाकी लड़कों ने उसके गिर्द घेरा डालने की कोशिश की, लेकिन वो आंख झपकने की देर में तरकश से तीर निकालकर अपनी कमान सीधी कर चुका था। हमलावर अब आगे बढ़ने की बजाय सरासीमा होकर पीछे हट रहे थे। वो लड़के जिन्होंने अहमद की कमान छीनी थी अब उसके तरकश से तीर निकालने की कोशिश कर रहे थे और वो घोंसों और मुक्कों से अपनी मुदाफियत कर रहा था। साद कमान सीधे किए चंद कदम आगे बढ़ा तो वो भी एक तरफ हट गए। साद ने कहा, देखो कमान फेंक दो वरना मैं तीर चला दूंगा। उसने अपना फिक्रा पूरा नहीं किया था कि एक लड़के ने अहमद की छीनी हुई कमान फेंक दी। अहमद ने आगे बढ़कर अपनी कमान उठा ली और तीर चढ़ाकर अपने भाई के करीब खड़ा हो गया। साद ने आहिस्ता से कहा, अहमद देखो कहीं तीर छोड़ ना देना। नकली बादशाह इंतहाई परेशानी की हालत में खड़ा था। साद ने उसे और ज्यादा परेशान करने के लिए तीर का रुख उसकी तरफ कर दिया। सुर्ख टोपी वाला लड़का आगे बढ़कर चिल्लाया, देखो भाई ये तुम्हारे साथ मजाक कर रहे थे, कहीं तीर ना चला देना। इसका बाप सिपा सालार है, अगर ये जख्मी हो गया तो सिपाही तुम्हें पकड़ कर ले जाएंगे। साद ने जवाब दिया, अगर इसने भागने की कोशिश की तो मैं सचमुच तीर चला दूंगा। दो तीन छोटी उम्र के लड़के बाग के दरवाजे के करीब पहुंचकर दुहाई मचा रहे थे। साद ने नकली बादशाह से कहा, अब तुम्हारी सल्तनत पर मेरा कब्जा हो चुका है, अब मैं तुम्हारा बादशाह हूं। मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि इस तालाब में छलांग लगा दो। सुर्ख टोपी वाला लड़का फिर चिल्लाया, नहीं नहीं, ये तालाब गहरा है, इसे तैरना नहीं आता, ये डूब जाएगा। बाग के बूढ़े माली ने पहले तो इसे एक मजाक समझा, लेकिन नकली बादशाह की हालत देखकर उसने आगे बढ़कर साद से कहा, साहिबजादे, किसी नहत्ते को तीर से डराना बहादुरी नहीं। अगर तुम्हें लड़ने का शौक है तो दोनों खाली हाथ मुकाबला कर लो। मुझे लड़ने का शौक नहीं है, लेकिन अगर इसे लड़ने का शौक है तो मैं खाली हाथ से भी इसका मुकाबला करने को तैयार हूं। ये कहकर उसने अहमद के करीब अपनी कमान रख दी और फिर तरकश उतारकर उसके हवाले करते हुए कहा, अहमद तुम होशियारी से दूसरे लड़कों का ख्याल रखो। नकली बादशाह का नाम जियाद था। जिस्म के एतबार से वो साद से 1.5 गुना मालूम होता था। उसने अपनी रेशमी टोपी और कबा उतारकर साथी के हवाले की और आस्तीनें चढ़ाकर साद के मुकाबले के लिए बढ़ा। कुश्ती शुरू हुई और बाकी लड़के जो दूर दूर हट गए थे कदरे मुतमईन होकर उनके गिर्द जमा हो गए, लेकिन 3 लड़के जो दरवाजे के करीब पहुंचकर शोर मचा रहे थे वहीं खड़े रहे। पहली झपट में जियाद ने साद को पटक दिया और जियाद के साथी खुशी से चिल्लाने लगे, लेकिन साद फौरन खड़ा हो गया। जियाद ने उसे संभलने का मौका देने से पहले ही उसके मुंह पर घोंसा रसीद कर दिया और साद इस जरब की शिद्दत के बायस डगमगाता हुआ 2-3 कदम पीछे हट गया। सुर्ख टोपी वाला लड़का चिल्लाया, देखो जियाद, तुम कुश्ती के बजाय लड़ाई कर रहे हो, ये ठीक नहीं। जियाद का दूसरा मुक्का साद ने अपने बाजू पर रोका और इसके साथ ही यके बाद दीगरे 2 मुक्के उसकी गर्दन पर रसीद कर दिए। इसके बाद दोनों फिर एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए। बाग से बाहर साद और अहमद का छोटा भाई हसन उनके इंतजार और अलमास के खराटों से तंग आकर उठा और बाग की तरफ चल दिया। पहले बाग को उबूर करते हुए उसे दूसरे बाग की 4 दीवारी के अंदर लड़कों का शोर सुनाई दिया तो वो पूरी रफ्तार से भागा। दूसरे बाग में दाखिल होते ही जब उसने अजनबी लड़कों के दरमियान साद को जियाद के साथ कुश्ती लड़ते देखा तो वो किसी तफ्तीश के बगैर कमान फेंककर उन लड़कों पर टूट पड़ा। ये वो तीनों लड़के थे जो दरवाजे के पास खड़े दुहाई मचा रहे थे। उनमें से एक उसका हम उम्र और 2 जरा बड़े थे। हसन का पहला मुक्का एक लड़के के मुंह पर लगा
और वो चीखता चिल्लाता सेब के दरख्तों की तरफ भाग निकला। इसके बाद उसने दूसरे लड़के पर हमला किया। उसने मुक्के का जवाब मुक्के से दिया। तीसरे लड़के ने अमन पसंदी का सबूत दिया और वो अपने साथी को हसन के मुकाबले में तन्हा छोड़कर एक टूटी हुई दीवार पर चढ़ गया। हसन अपने मद्दे मुकाबिल के साथ देर तक लड़ता रहा। दोनों के कपड़े फट चुके थे, दोनों की ताकत जवाब दे चुकी थी, लेकिन कोई हार मानने के लिए तैयार न था। दीवार पर खड़े होकर चिल्लाने वाले लड़के ने साद और जियाद की लड़ाई देखने वालों को इस तरफ मुतवज्जे किया और सुर्ख टोपी वाले लड़के ने भागकर उन्हें एक दूसरे से अलहदा कर दिया। हसन की एक आंख सूजी हुई थी और उसके मद्दे मुकाबिल की नाक से खून बह रहा था। सुर्ख टोपी वाले लड़के ने कहा, अरे तुम क्यों लड़ रहे हो? हसन के मद्दे मुकाबिल ने जवाब दिया, इससे पूछो मैंने इसे क्या कहा था कि इसने आते ही मुझ पर हमला कर दिया। हसन बोला, और तुम मेरे भाइयों के साथ क्यों लड़ाई करते हो? सुर्ख टोपी वाले लड़के ने कहा, अच्छा वो तुम्हारे भाई हैं? अरे वहां तो कुश्ती हो रही है। हसन ने अहमद को तालाब की मेंढ पर इत्मीनान से खड़े देखा तो उसे तसल्ली हुई। सुर्ख टोपी वाले लड़के ने कहा, आओ तुम भी कुश्ती देखो। इतनी देर में साद अपने मद्दे मुकाबिल को मगलूब कर चुका था, ताहम उसके मुंह पर मुक्कों के निशान देखकर हसन के लिए खामोश रहना मुश्किल था। वो तमाम लड़कों से ज्यादा शोर मचा रहा था। भाईजान एक और मारो, जोर से मारो भाईजान, जोर से, नाक पर मारो, नाक पर, हाँ ये ठीक है, एक आंख पर भी मारो। जबान के साथ उसके हाथ भी हरकत कर रहे थे और बूढ़ा माली उसकी हरकतों सकनात देखकर हंसी से लोटपोट हो रहा था। बिलाखिर जियाद पीठ के बल गिरा और उसने दोबारा उठने की कोशिश न की। बूढ़े माली ने साद का हाथ पकड़ते हुए कहा, बस अब तुम जीत गए हो, अब तुम इनके बादशाह हो। साद ने हाँपते हुए जवाब दिया, मैं सिपाही बनना चाहता हूं। जियाद उठा और माली से अपनी क़बा लेकर लड़खड़ाता हुआ घर की तरफ चल दिया। माली ने चंद कदम आगे बढ़कर कहा, ये अपनी टोपी भी ले लीजिए। जियाद ने मुड़कर माली के हाथ से टोपी ले ली, लेकिन सर पर रखने की बजाय एक तरफ को फेंक दी। 5 लड़के उसके साथ चल दिए, लेकिन बाकी वहीं खड़े रहे। साद अहमद के पास तालाब की मेंढ पर बैठ गया। एक लड़के ने जमीन पर पड़ी हुई टोपी उठा ली और उसे झाड़कर माली के सर पर रखते हुए कहा, माली, हमारे बादशाह का ताज अब तुम्हारे हिस्से आया है। लड़के हंसने लगे और माली ने टोपी उतारकर वापस देते हुए कहा, नहीं जनाब, ऐसा ताज पहनने से मेरी 1000 बार तौबा। ये ले जाओ और उसके घर पहुंचा दो। दूसरे लड़के ने कहा, नहीं भाई, ये इसहाक को दे दो, वो अपने बाप से बनवा कर लाया है। इसहाक अज़हरा के एक मशहूर दर्जी का लड़का वहीं मौजूद था, लेकिन वो इस टोपी को हाथ लगाने के लिए तैयार न था। बिलाखिर माली ने साद की तरफ मुतवज्जे होकर कहा, हम इस टोपी पर तुम्हारा निशाना देखते हैं, मैं इसे यहां से 30 कदम के फासले पर रखता हूं। साद ने बेपरवाही से जवाब दिया, 30 कदम से तो हसन भी इसे निशाना बना सकता है, तुम इसे हवा में उछालो, मैं इसका निशाना करूंगा। अच्छा भाई, देखते हैं ये भी। माली ये कहकर चंद कदम के फासले पर खड़ा हो गया और साद ने कमान में तीर चढ़ा लिया। लड़के दम बखुद होकर उसकी तरफ देख रहे थे। माली ने टोपी हवा में उछाली, साद ने तीर चलाया। तीर जमीन से चंद गज ऊपर टोपी में लगा और उसे अपने साथ ही नीचे ले आया। माली आफरीन आफरीन कहता हुआ भागा और तीर और टोपी उठा लाया। बाज लड़के खुलकर और बाज दबी आवाज से साद को दाद दे रहे थे। साद ने माली से कहा, अब तुम इस टोपी को अपने सर पर रखो, मैं निशाना करता हूं। माली ने मासूमाना अंदाज में कहा, क्यों जी, मैंने आपका क्या कसूर किया है? हसन ने आगे बढ़कर माली को तसल्ली देते हुए कहा, डरो नहीं, भाईजान तो मेरे सर पर सेब रखकर निशाना लगा लिया करते हैं। माली ने कहा, देखो भाई, अगर सेबों का निशाना करना चाहते हो तो वो सामने दरख्त हैं, वहां से जितने सेब चाहो छेद डालो, लेकिन मैं इस हिमाकत के लिए तैयार नहीं। अहमद उठकर आगे बढ़ा और उसने माली के हाथ से टोपी लेकर अपने सर पर रखते हुए कहा, भाईजान मैं खड़ा होता हूं। जब साद टोपी पर निशाना कर रहा था तो माली ने आंखें बंद कर रखी थी। जब तक उसे यकीन ना हुआ कि खतरा टल चुका है, उसने आंखें ना खोली। फिर वो साद को समझा रहा था, मियां साहिबजादे, तुम्हारा निशाना वाकई बहुत अच्छा है, लेकिन खुदा के लिए दूसरों के सर पर इसकी मश्क ना किया करो। सुर्ख टोपी वाला तालाब के किनारे से अपना रूमाल भिगोकर हसन की आंख पर टिकोर कर रहा था। ये देखकर अहमद भी अपने रूमाल से उस लड़के की नाक का खून साफ करने लगा जिसके साथ हसन ने ताकत आजमाई की थी। सुर्ख टोपी वाले लड़के ने हसन से सवाल किया, तुम्हारा नाम क्या है?